Hello everyone, welcome to my channel Prepare for Exam with GKS. As you can see, this is the last year common annual exam for class 7th of math. ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है गवर्नमेंट स्कूल का. So today I will discuss it. Let's start. Section A is based on MCQ in which we have 12 questions of 1 marks each. Let's see question 1. The additive inverse of -10 is. एडिटिव इन्वर्स एक हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें साइन चेंज करना होता है. तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -10 इज़ 10. पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव साइन हो जाएगा. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 10. सेकेंड दिया हुआ है इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज़. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री होते हैं. अब उनका सम पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के का हम अगर सम करेंगे तो 90 + 90 यानी कि 180 होगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 180. थर्ड, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इन नोन एज डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, एरिया. तो डिस्टेंस बताना है. जो सर्कुलर रीजन है ये सर्कल होता है हमारा. इसका डिस्टेंस क्या होगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा सर्कमफ्रेंस. पार्ट 4, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव. स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? अगर ये हमारा स्क्वायर है तो इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. 1 1 2 3 4. क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.2. तो 3 2 तो 6 होता है. लेकिन इसमें डेसिमल्स कितने हो गए हमारे टोटल? अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4. तो 4 डेसिमल पुट होंगे इसमें. तो इसका आंसर कुछ ये बनेगा 0.006. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट 0.0006. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Two angles are supplementary if both of them are acute, obtuse angle, right angle या complementary angle. एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो 180 डिग्री बनाते हैं. ठीक है. तो कौन से दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे? 90. राइट एंगल ना. राइट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री होते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका राइट एंगल. क्योंकि अगर हम 90 + 90 करेंगे तो हमारा 180 आएगा जो कि सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा. नेक्स्ट पार्ट 7. 3/100 इज इक्वल्स टू. तो 3 तो कंप्लीट नंबर है और 7/100 को अगर हम डेसिमल में पुट करेंगे तो 0.07 आएगा. और ये 3 नंबर दिया हुआ है तो 3 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3.07. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 3.07. द परसेंट फॉर्म ऑफ 0.02 इज. तो डेसिमल में दिया हुआ है इसे हमें परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो परसेंट फॉर्म में करने के लिए क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. कभी भी परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. तो यानी कि 2% इज करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट 9. द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज. दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा? ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, 0. तो मान लो हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं -2 -1. अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा -3 आएगा यानी कि हमेशा नेगेटिव आएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑलवेज नेगेटिव. 10th, a number 5 is 5 added to 3 times the product of number m and n. algebraic expression for it will be. तो नंबर दिया हुआ है हमें इसकी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म बनानी है. तो 5 एडेड मीन्स 5 + 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एन. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. तो एम एन हो जाएगा मल्टीप्लाई में एम एन 3 टाइम्स यानी कि 3m बनेगा इसका आंसर. तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी सही बनेगा 3mn + 5. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 11. द वैल्यू ऑफ -2/3 इज. -2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा. और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि पावर ऑड है और यहाँ से भी हम देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस में बचेगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट -8. नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होगी? 3. क्योंकि तीनों साइड्स की
इक्वल होती है। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन बी करेंगे, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 2 से 7 तक क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिलेंगे। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। Among two supplementary angles, the measures of the larger angle is 44 degree more than the measures of the smaller angle. Find the measures of angles. तो यहाँ पे हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है वो 44 डिग्री ज़्यादा है, बड़ा है स्मॉलर एंगल्स की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर मान लो एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है, तो उनका सम 180 आना चाहिए। तो हमने स्मॉलर एंगल को एक्स ले लिया है। जो लार्जर नंबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 44 डिग्री मोर देन मेजर्स ऑफ स्मॉलर एंगल लिखा हुआ है। तो स्मॉलर एंगल अगर हमने एक्स लिया है तो ये हमारा 44 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इनका सम कर देंगे। स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल है। इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 2x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये 136 डिग्री आएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, एक डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 68 डिग्री। तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे, स्मॉलर एंगल 68 डिग्री, लार्जर एंगल 112 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 6। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है 3/7 की, जिसका न्यूमरेटर 6 हो। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रैक्शन लिखनी है 3/7 और न्यूमरेटर में 6 लिख देना है। डिनोमिनेटर वी हैव टू फाइंड। सो 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। तो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे 6/40। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग नंबर लाइन ऐड 5 एंड -11। नंबर लाइन का यूज़ करके हमें 5 और -11 को ऐड करना है। नंबर लाइन बनाएंगे पहले। यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। नंबर लाइन बनाते समय क्या बात का ध्यान रखना है कि 0 हमें सेंटर पे डालना है नंबर लाइन के। RHS में 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, LHS में नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, -1 -2 -3, इस तरीके से करना है। कई बार बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं नंबर लाइन बनाने में, सो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब हमें क्या करना है, ऐड 5 एंड -11। 5 पर है हम और हमें -11 बैकवर्ड जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव में 11 दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव होता तो हम फॉरवर्ड जाते, तो लेफ्टवर्ड जाएंगे हम 11 टाइम्स। मैं 11 टाइम्स जंप करेंगे लेफ्ट साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा -6, और इसको आप ऐसे मार्क कर देंगे। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 405 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 405 के हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 405 के प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लेंगे। 405 को अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 405 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको पावर से में एक्सप्रेस करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 405 इज इक्वल्स टू 5 इज पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 2 figures that have both line of symmetry and rotational symmetry। तो हमें कोई भी 2 ऐसी फिगर्स बतानी है जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, जिनकी रेगुलर फिगर्स होती हैं, साइड्स होती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। और वाला पार्ट देखते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ सर्कल। हेक्सागन और सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? सो हेक्सागन हमारी रेगुलर फिगर होती है, उसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एंड सर्कल्स में इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5n² + 5n - 2
when n is -2। तो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें n की वैल्यू -2 दी हुई है। तो सबसे पहले हम n की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 -2। जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, -2 सॉल्व कर देंगे। 20 - 10 इज़ 10, देन -2 इज़ 8, 10 - 2 इज़ 8। सो एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द सेक्शन सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे। y + 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 180 - 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। y की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। ट्राइंगल्स, अब हम डायग्राम को देखें तो इसमें हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई है, एक अननोन वैल्यू होंगे 50 + x + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट, अ 15 मीटर लॉन्ग ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance a, find the distance of the foot of the ladder from the wall। so, यहाँ पे एक लैडर दी हुई है जिसकी लेंथ 15 मीटर है। वॉल दी हुई है, उसको 12 मीटर हाइट पे रखा गया है लैडर को वॉल के कंपैरिजन में। ए की वैल्यू निकालनी है हमें कि लैडर और वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, p² + b² = h² होता है। p वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, b हमारा ये हो जाएगा और h हमारा 15 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी a² + 12² इज इक्वल्स टू 15²। 12² हमारा 144 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। देन उन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करके a² की वैल्यू 81 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, बिकॉज 81 9 का स्क्वायर होता है, तो a इज 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिवन फिगर फाइंड BC if the area of the triangle ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, BC कैलकुलेट करना है। तो एरिया गिवन है तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगेगा ऑब्वियसली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेस हमारा BC आएगा और हाइट AD है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, बेस हमारा AD 3 सेंटीमीटर गिवन है। वैल्यूज़ डाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करके BC की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन A इज इक्वल्स टू 5 एंड B इज इक्वल्स टू -3। एक्सप्रेशन इज दिस। सो यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए की वैल्यू 5 गिवन थी, बी की वैल्यू -3 गिवन थी। इक्वेशन में हम एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5² 25 हो जाएगा। 5 - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा। बाकी एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा। लास्ट वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई में -3 दिया हुआ था, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर 10 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। बाकी का स्टेप ऐसे कैसे ही रहेगा, बाकी की डिजिट्स। देन दोनों को फाइनली ऐड कर देंगे, आंसर 38 आ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन D विच हैज़ 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 13 which is long answer type question of 5 marks each. Let's read question number 11. Find the perimeter of rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter. So यहाँ पे हमें आपको
रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ तो गिवन है 40 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल गिवन है 41 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b। उसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होनी चाहिए। सो लेंथ गिवन है ओनली, ब्रेथ गिवन नहीं है, तो डायगोनल का यूज़ करके सबसे पहले हम ब्रेथ निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस। आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ 40 दी हुई है, डायगोनल 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ब्रेथ को हम x ले लेंगे, पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब रेक्टेंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये। सो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। h हमारा 41 हो जाएगा, बेस हमारा 40 रहेगा और परपेंडिकुलर x हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 40 का स्क्वायर 1600 आएगा, 41 का स्क्वायर 1681 आएगा। देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 आएगी, एक्स की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर हमारा होता है 2l+b। लेंथ हमें 40 गिवन थी, ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर ली है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The chalk used in the classrooms to write on the board contains calcium, carbon, oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. If in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? So इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक चौक दी हुई है। चौक के अंदर हमारा कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं जिनका रेशियो 10:3:12 दिया हुआ है। यानी कि कैल्शियम आपकी 10 रेशियो है, कार्बन 3 एंड ऑक्सीजन 12 रेशियो प्रेजेंट है चौक के अंदर। तो आपको कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इनडायरेक्ट वे में ये हमें रेशियो से परसेंटेज में कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। हमें चौक की निकालनी है तो चौक का रेशियो हमें 3 दिया हुआ है, कैल्शियम का 10 दिया हुआ है, चौक का 3 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 12 दिया हुआ है। तो कार्बन का 3 दिया हुआ है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स हमारे 10+3+12 यानी कि 25 हो जाएगा। परसेंटेज निकालनी है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगी 12%। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो उसमें पूछा है अगर कार्बन 3 ग्राम प्रेजेंट है तो चौक का वेट कितना होगा, यानी कि होल क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे परसेंटेज को। 12% ऑफ चौक स्टिक इज 3 ग्राम। सो 12/100 इज इक्वल मल्टीप्लाई में x इज 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12% को हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, 100/12 कर दिया। सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 25 ग्राम, यानी कि चौक का जो वेट है वो 25 ग्राम होगा। और वाला पार्ट देखते हैं। राहुल बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आफ्टर 2 years he deposited 1000 as a simple interest. Find the amount borrowed by the Rahul. Calculate the interest due after 3 years. Also find the total interest paid by Rahul. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राहुल ने 5% पर कुछ पैसे उधार पे लिए हैं जो उसे 2 साल बाद वो पे कर रहा है 1000 रुपये एज अ इंटरेस्ट। तो हमें बताना है कितना अमाउंट उसने बोरो किया था। तो कितना अमाउंट उसने बोरो किया है उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट उसने 1000 रुपये पे किया है। तो हमें पता है P/R/T/100 होगा। P की वैल्यू हमें अननोन है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट जितना अमाउंट उसने बोरो किया है वो हमें पता नहीं है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% गिवन है। टाइम उसने 2 साल बाद पे किया है 1000 रुपये, तो T हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपीज़। सो अमाउंट बोरोड बाय द राहुल इज़ ₹10,000। अब हमें 3 साल बाद उसे टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना है वो भी हमें बताना है। तो 3 साल बाद के लिए हम टाइम 3 ईयर्स ले लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया P/R/T। दोबारा से ये फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 साल बाद के लिए। तो ये जो 1500 आएगा ये हमारा इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स होगा 1500।
I hope you will understand. Next, question number 13. Using law of exponents, simplify and write the answer in exponential form. यहाँ पे आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आंसर लिखना है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. सो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6 पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 पावर 10. तो हमें पता है जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं. तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 6 की पावर 15 माइनस 10, 6 की पावर 5. ये आंसर आएगा. सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट में आपको 3 पावर 2 एंड इसकी होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 दिया हुआ है. इसको सॉल्व कर देंगे. इसमें पावर्स पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अगर और आपको यहाँ पे इसको लिखते समय ये भी ध्यान देना है कि आपने कौन कौन से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करे हैं वो भी लिखने हैं यहाँ पर साइड में. देन आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3 6 हो जाएगा. 3 की पावर 6 आएगी. बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर्स ऐड होके हमारा 3 की पावर 10 आ जाएगी. 3 की पावर 7 एज इट इज़ रहेगा. देन अब ये डिवाइड हो रहा है, पावर बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, माइनस होके हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3. नेक्स्ट और वाला पार्ट देखते हैं. सिंप्लीफाई दिस. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो इसके लिए भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे. मैंने सिंपली 6 को ब्रेक डाउन कर लिया 3 × 2 में. 6 को हम 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं. तो 6 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 हो जाएगा. देन 9 को भी दोबारा मैंने स्प्लिट कर लिया है. 3 3 × 9, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 9 की पावर 3 थी क्योंकि 2 की पावर 4 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स में है तो इसलिए मैंने ऐसे एज इट इज़ रहने दिया. 3 की पावर 3 थी तो इसे भी एज इट इज़ रहने दिया. 2 की पावर 4 थी, ये भी ऐसे ही रहा. बट 9 को हमने 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया. अब 3 की पावर 3 3 की पावर 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा. 2 की पावर 4 2 की पावर 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा. वैल्यूज़ बचेंगी वो वैल्यूज़ लिख देंगे हम. 3 की पावर 4 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड कर दिए तो 4 + 3 7 हो जाएगा. 3 की पावर 7. 2 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगी क्योंकि बेस सेम नहीं है तो आगे ये ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता. नीचे हमने 3 की पावर 2 लिख दिए क्योंकि ये पावर 1 है, ये पावर 1 है तो हम 2 लिख सकते हैं ऐड करके. अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5. ये फाइनल आंसर आएगा हमारा इसे सॉल्व करके. नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में पूछा गया एक्सप्रेस 2806 196 एंड 12756 इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यही नंबर लिख देते हैं एज इट इज, बस डेसिमल पुट कर देते हैं. 2.806 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे नंबर्स देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स पे डेसिमल लगाया गया है तो 10 की पावर 6 हो जाएगी. सेकेंड 12756 3 टाइम्स 0, इसका आंसर हो जाएगा 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7. अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स पे हमने डेसिमल शिफ्ट किया है, यहाँ से डेसिमल इधर आ गया है तो 10 की पावर 7 हो जाएगा इसका आंसर. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. लेट्स स्टार्ट सेक्शन ई which is case study based questions. Number 14. During vacations, Savita planned to visit her hometown, which is 440 kilometers away from the Delhi. She reached Pantnagar by train, covering 3/4 of his journey. Further, she traveled by the bus for 55 kilometers, then by taxi for 1/10 of her journey. Finally, she walked for the rest of the distance to her hometown. Based on the given information, answer the following questions. First, how much distance did Savita travel by train? Second, how much distance did she cover by taxi? Third, what fraction of the distance did she cover by bus or the train?
सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिचुएशन समझनी पड़ेगी। इस केस स्टडी को अच्छे से ड्राफ्ट कर लेते हैं। इसमें सविता है। सविता अपने दिल्ली से होम टाउन जा रही है जिसका डिस्टेंस 440 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर रही है, कुछ डिस्टेंस बस से कवर कर रही है, कुछ डिस्टेंस टैक्सी से कवर कर रही है, कुछ फुट से कर रही है। सो ट्रेन से उसने किया है 3/4 डिस्टेंस कवर, और बस से करा है 55 किलोमीटर, टैक्सी से करा है 1/10 किलोमीटर, 1/10, and rest of the distance is covered by foot. In the first part we have to find distance traveled by train. So distance traveled by train is 3/4. So 3/4 of what? 440. 3/4 multiply 440, क्योंकि उसका टोटल डिस्टेंस कितना है 440। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 330 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन या डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज़ 330 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी। सो टैक्सी से उसने 1/10 डिस्टेंस कवर किया है। 1/10 मल्टीप्लाई 440, सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी विल बी 44 किलोमीटर। इन द पार्ट सी, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेन। बस का तो एग्जैक्ट दिया हुआ है 55 किलोमीटर एंड ट्रेन का भी हमने कैलकुलेट करा है 330 किलोमीटर। 55 + 330 इज इक्वल्स टू 385 किलोमीटर। नेक्स्ट और वाले पार्ट में हमें पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट। सो फुट से उसने बचा हुआ डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ट्रेन बस और टैक्सी के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस उसका 440 था। ट्रेन से उसने 330 कवर किया, बस से 55 दिया हुआ है, टैक्सी से हमने कैलकुलेट करा 44। अब तीनों को प्लस करके 440 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पैराग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 साल का डेटा शो हो रहा है, कितने पेन्स सोल्ड किए गए हैं एक बुक स्टोर से। अगर हम देखेंगे 1989 ईयर में हम 2000 पेन सोल्ड किए गए हैं, 1990 में 4000 पेन सोल्ड किए गए हैं, 1991 में 3000 पेन सोल्ड किए हैं, 1992 में 1000 पेन सोल्ड किए हैं, 1993 में 6000 सोल्ड किए गए हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट हाउ मैनी पेन्स वर सोल्ड इन 1989। सो 1989 का अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ईयर है और इसमें हमारे 2000 पेन सोल्ड किए गए। हाउ मैनी पूछा है, यानी कि इसमें बताना है कितने पेन सोल्ड किए गए, आंसर हो जाएगा 2000। सेकेंड, इन विच ईयर द मैक्सिमम पेन वर सोल्ड। कौन से साल में सबसे ज़्यादा पेन बेचे गए हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सबसे लंबा पैराग्राफ हमारा ये 1993 का है, आंसर हो जाएगा 1993 ईयर हैज़ मैक्सिमम पेन सोल्ड। थर्ड पार्ट, इन विच ईयर पेन सोल्ड वर मोर देन 3000। किस साल में 3000 से ज़्यादा पेन सोल्ड किए गए हैं। 1990 एंड 1993 में अगर हम देखें तो 3000 से ज़्यादा पेन सोल्ड किए गए हैं, यानी कि हमें 3000 से ऊपर वाला पैराग्राफ देखना है। 3000 से ऊपर वाला पैराग्राफ सिर्फ 2 ही है, 1990 एंड 1993। और इन विच ईयर्स द पेन सेल ऑफ पेन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कौन से साल में आपकी पेन की सेल जो है इंक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका भी आंसर यही होगा 1990 एंड 1993, क्योंकि इन्हीं दोनों साल में सेल इंक्रीज हुई है। इस इधर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें इंक्रीज हो गई, यहाँ डिक्रीज हो गई, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गई और यहाँ पे इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन आइसक्रीम कार्ट हैज़ एन आइस कैंडी drawn on all the sides except the top and the bottom. Look at the picture and answer the following question. अगर हम पिक्चर को देखें तो इसमें हमें आइसक्रीम कैंडीज इधर शो हुई है, एक दो साइड हमें विजिबल है। इसमें लिखा हुआ है एन आइसक्रीम कार्ट हैज़ आइस कैंडी ड्रॉन ऑन ऑल साइड
एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, यानी कि आइस कैंडी जो है चारों तरफ बनी हुई है, सिर्फ टॉप और बॉटम को स्किप करके। फर्स्ट पार्ट, विच ज्योमेट्रिक शेप डज एन आइसक्रीम कंटेनर रिसेंबल। आइसक्रीम कंटेनर कौन सा ज्योमेट्रिक शेप शो कर रहा है, तो आपको क्लियरली पता है ये क्यूबॉइड होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैंडीज आर ड्रॉन ऑन द कार्ड। कार्ड पे कितनी कैंडीज ड्रॉन होंगी, तो क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दें तो हमारे 4 फेसेस बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। मेक अ नेट ऑफ वन ऑफ द शेप्स यूज टू मेक द कार्ड। इस कार्ड को बनाने के लिए हमें सिंपल एक नेट बनाना है। नेट मीन्स अगर हम इस क्यूबॉइड को ओपन कर दें तो ये कैसा दिखेगा, तो हम इसका नेट कुछ इस तरीके से बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 क्यूबॉइड के टोटल 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं ये चारों साइड्स को फोल्ड कर दूं और ये टॉप और बॉटम हो गया, तो क्यूबॉइड का नेट कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका आंसर और भी कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, और हाउ मेनी फेसेस एंड वर्टिसेस डज एन आइसक्रीम बॉक्स हैव। ये तो क्यूबॉइड के आपको पता है 6 फेसेस होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं, तो क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस एंड वर्टिसेस। आइसक्रीम बॉक्स हैव 6 faces and 8 vertices. So we have discussed all question along with explanation. If you liked it, write in comment. Thank you. Thanks for watching.